नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का पहला पत्रकार हजारों साल पहले भारत में रहा हो सकता है? आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक बहुत ही दिलचस्प राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें देवर्षि नारद को संचार के एक महानायक के रूप में देखा जा रहा है। ये सवाल आज के दौर में बहुत मायने रखता है ना? हर तरफ से खबरें, सोशल मीडिया और ना जाने कितनी तरह की सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं। तो क्या ये हो सकता है कि इस सूचना के अंबार से सही रास्ता निकालने का कोई सुराग हमारे प्राचीन इतिहास में छिपा हो? चलिए पता लगाते हैं। तो इस संगोष्ठी के केंद्र में है देवर्षि नारद, लेकिन उन्हें सिर्फ एक तपस्वी ऋषि के रूप में देखना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। भारतीय परंपरा में उन्हें एक आदि संचारकर्ता माना गया है, एक ऐसी शख्सियत जो अलग अलग लोगों के बीच सूचना का सेतु था। आज हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। क्या नारद को पहला पत्रकार कहा जा सकता है? उस दौर में संचार के सिद्धांत क्या थे? आज के डिजिटल युग में इन सब की क्या अहमियत है? और हाँ, अगर किसी की दिलचस्पी हो तो इस संगोष्ठी से कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या नारद को पत्रकारिता की एक फाउंडेशनल फिगर, मतलब एक बुनियादी शख्सियत माना जा सकता है? ये संगोष्ठी इसी दिलचस्प आइडिया की गहराई में जाती है। तो ये आदि संचारकर्ता शब्द का आखिर मतलब क्या है? इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। नारद एक तरह के कॉस्मिक जर्नलिस्ट थे, जो देवताओं, इंसानों और दूसरे लोगों के बीच संदेश लेकर जाते थे। उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं दी, बल्कि सूचना के प्रवाह को गति दी और घटनाओं को एक नई दिशा भी दी। देखिए, नारद का काम सिर्फ संदेश पहुंचाना नहीं था। उनके संचार शैली में मध्यस्थता करना, संवाद को बढ़ावा देना और एक मजबूत नैतिक ढांचा शामिल था। मतलब बात सिर्फ ये नहीं थी कि क्या हुआ, बल्कि ये भी थी कि कैसे और क्यों हुआ। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता था। प्राचीन परंपराओं में सूचना के प्रवाह के तरीके क्या थे और उनका असर कैसा होता था? नारद का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। एक दिव्य संवाददाता की तरह उन्होंने सूचना की शक्ति का इस्तेमाल किया। उनका जिक्र वेदों और पुराणों में भी है, और उनकी पहुंच सिर्फ ऊंचे तबके तक नहीं थी। वो भजन और कहानियों के जरिए आम लोगों तक भी पहुंचते थे, जिससे मुश्किल बातें भी सबके लिए आसान हो जाती थीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारी बातें आज के समय में कैसे प्रासंगिक हैं? ये तीसरा खंड प्राचीन मॉडल को सीधे आज के मीडिया से जोड़ता है। ये स्लाइड प्राचीन सिद्धांतों और आज की मीडिया की चुनौतियों के बीच एक बहुत अच्छी तुलना दिखाती है। जहां नारद का मॉडल संवाद और एक मकसद पर आधारित था, वहीं आज का मीडिया अक्सर स्पीड और क्लिक्स पर जोर देता है। जनहित के सामने अब जनभागीदारी की एक नई चुनौती है। और यही आज हम सबकी सबसे बड़ी दुविधा है, रफ्तार या सच्चाई। ये संगोष्ठी इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास की ओर देख रही है। अब बात करते हैं इस संगोष्ठी के अकादमिक उद्देश्य की, जिसमें विद्वानों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। तो अगर कोई शिक्षाविद या शोधकर्ता है, तो उन्हें अपने मूल शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अगर कोई पेपर जमा करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले 300 शब्दों का एक सार जमा करना होगा और अंतिम पेपर लगभग 3000 से 4000 शब्दों का होना चाहिए। और आखिर में वो सारी जरूरी जानकारी जो उन सभी के लिए है जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही मामूली रखी गई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए ये पूरी तरह से मुफ्त है। इन तारीखों को जरूर नोट कर लें। सार जमा करने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल है और संगोष्ठी 2 और 3 मई को होगी। ज्यादा जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पते पर संपर्क किया जा सकता है। यह आयोजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में हो रहा है। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये संगोष्ठी का मूल विचार भी है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे भविष्य की संचार चुनौतियों का हल हमारे अतीत की समझ में ही छिपा है।